इस समय केवल ये फैन ही वास्तव में समझ पाया कि वह दिव्य शरीर के हमले का विरोध करने में सक्षम क्यों था। ये पूरी तरह से पूर्वजों के पवित्र शरीर की सहज प्रतिक्रिया थी। दमन की प्रक्रिया के दौरान उसके पुनर्जन्म के सागर से एक अजीब ऊर्जा बह निकली और समुद्र में उगते हुए उज्ज्वल चंद्रमा की घटना का जोरदार विरोध किया। यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि यह किस तरह की अजीब ऊर्जा थी। बेशक सबसे बुनियादी कारण यह था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी साधना को दबा दिया था। वे दोनों एक ही स्तर पर थे। आखिर जी हाओयू आसमान में सूरज की तरह था। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे उसका शरीर कितना भी खास क्यों न हो। वे दोनों पुनर्जन्म क्षेत्र के सागर में थे, लेकिन वे बराबरी की स्थिति में आ गए। ये फैन चौंक गया। पूर्वी जंगल का दिव्य शरीर वास्तव में भयानक था। इसने उसके पवित्र शरीर को सहज रूप से प्रतिरोध करने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि वह किसी महान शत्रु का सामना कर रहा हो। वह नहीं जानता था कि जी हाओयू उससे भी ज्यादा सदमे में था। अभी भी वह शांत नहीं हुआ था। जब उसने पहली बार ये फैन को देखा तो पूर्वी जंगल के दिव्य शरीर की प्रतिक्रिया अजीब थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने दुश्मन से मिल गया हो, जिससे उसके सिर के ऊपर 9 दिव्य प्रभामंडल प्रकट हो गए। इसने उसकी सबसे आदिम प्रवृत्ति को उत्तेजित किया और उसे प्रतिरोध करने के लिए मजबूर किया। हुआ यूनिफे के नीले वस्त्र बहते पानी की तरह धीरे धीरे लहरा रहे थे। वह खड़ा हो गया, अमर की तरह अलौकिक। उसका स्वभाव बहुत ही खास और जीवंत था। उसने अपना प्याला उठाया और कहा, यहाँ हर कोई पुरुषों के बीच एक नायक है। एक दिन तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। चूंकि हम दोनों पूर्वी जंगल दक्षिणी क्षेत्र में हैं, मुझे उम्मीद है कि हम कभी दुश्मन नहीं होंगे। वास्तव में तथाकथित पूर्वी जंगल दक्षिणी क्षेत्र विशाल और असीम था। सख्ती से कहे तो जिस क्षेत्र में वे थे वह दक्षिणी क्षेत्र का केवल एक कोना था। सभी ने एक साथ अपने प्याले उठाए। जिंगफैन के शिष्यों के अलावा बाद में आए दर्जन भर लोग सभी प्रतिभाशाली थे। वे विभिन्न संप्रदायों के कुलीन शिष्य थे। वे वास्तव में सबसे उत्कृष्ट नहीं थे। सभी समझ गए कि कभी दुश्मनी नहीं हो सकती। एक ही क्षेत्र में विकास के लिए संप्रदायों के बीच टकराव अवश्य होगा। समय आने पर ये प्रतिभाशाली शिष्य देर सवेर आपस में भिड़ जाएंगे। हालांकि उस समय माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। सभी ने अपने अपने प्याले उठाए और खुशी खुशी बातें की। उन्होंने साधना में देखी गई कई चीजों के बारे में बात की और कई रहस्यों के बारे में भी बात की। वह पागल बूढ़ा आदमी अतीत में अद्वितीय था। उसने अपनी ताकत से सभी को दबा दिया और वह अजेय था। यदि सोचे तो मेरे अलकायत के पवित्र नेता भी उससे पराजित हो गए थे और उनसे मुकाबला नहीं कर सके थे। 6000 साल बीत चुके हैं और दुनिया बदल गई है। अतीत के पवित्र भगवान पहले ही बुढ़ापे से मर चुके हैं और धूल में बदल गए हैं। किसने सोचा होगा कि मेरा स्काई कॉन्टिनेंट का पागल बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित होगा। याओ गुआन सेंटेस ने अपने बेदाग जैद जैसे हाथ से वाइन का गिलास उठाया और एक छोटा घूंट लिया। उसमें एक अलग तरह का आकर्षण था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी हंस जैसी गर्दन चिकनी और सुंदर दिख रही थी। आह भरते हुए उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। जी हाओयू ने सिर हिलाया और कहा, समय की शक्ति सबसे निर्दयी है। यहाँ तक कि दुनिया को हिला देने वाला व्यक्ति भी इसका विरोध नहीं कर सकता। अंत में राख से राख, धूल से धूल। जब उन्होंने यहाँ तक बात की तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, उन सभी वर्षों पहले मेरे जी कबीले में 3 महान व्यक्ति थे जिन्हें असाधारण रूप से प्रतिभाशाली कहा जा सकता था। उन्होंने ओल्ड मैन चेन से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए, फिर भी वे अभी भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। उनका जीवन काल बहुत लंबा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी वे 4000 साल पहले गुजर गए। अतीत के बारे में सोचकर ये वास्तव में एक आह भरता है। कितने ही नायक जैद की तरह दिव्य, कितनी महान शक्तियों ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन अंत में वे जीवन और मृत्यु के जाल में फंस गए, इतिहास की धूल में लौट आए। उन दोनों ने जो कहा उससे याओगुआन पवित्र भूमि और जी कबीले बेकार नहीं हो गए। दूसरे दृष्टिकोण से ये दर्शाता है कि उनकी नींव कितनी गहरी थी। भले ही वे ओल्ड मैन चेन को हरा न सके, ये कुछ भी नहीं था। वास्तव में प्राचीन काल से चली आ रही महान शक्तियों का अजय अस्तित्व था जो शिखर पर थी। उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं थी। वह पागल बूढ़ा आदमी अथाह है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पूर्वी बंजक क्षेत्र में कोई है जो उसे हरा सकता है। हुआ यूफे ने सोच समझकर कहा, उसने मेरे ताइक्सुआन पवित्र भूमि में मार्ग के पैटर्न को उकेरा और अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करना चाहता है। वे पैटर्न बेहद गहरे हैं, इसलिए यात्रा बहुत लंबी होनी चाहिए। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि वह कहाँ जाना चाहता है। उसके बाद सभी ने पुरातन पवित्र भूमि का जिक्र किया। जी कबीले, याओगुआन पवित्र भूमि और जयान कबीले ने मिलकर काम किया, लेकिन वे फिर भी असफल रहे। वे सभी नष्ट हो गए, जिससे सभी ने आह भरी। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल ये फैन ने ही इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता सकता था। अन्यथा जी हाओयू और याओगुआन संत उससे मौत तक लड़ते। पुरातन निषिद्ध भूमि की बात करते हुए हर कोई मूल प्राचीन खदान के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं सका, जो पूर्वी बंजक क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। ओरिजिन नाम से ही यह पता चलता है कि इसका इतिहास काफी लंबा है और इसका पता लगाना कठिन है। अनगिनत साल पहले ओरिजिन प्राचीन खदान पूर्वी बंजक क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध स्रोत खदान थी। बाद में एक अशुभ चीज खोदी गई और यह 7 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया। किंवदंती है कि अनगिनत साल पहले किसी अद्वितीय ईश्वर के स्रोत को खोदा गया था। उसके अंदर शक्तिशाली जीव बंद थे। उनमें से कुछ मानव जैसे थे और उन्होंने सभी को मार डाला था। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। ऐसा कहा जाता है कि स्रोत के निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। सबसे हाल ही में इसका निर्माण अति प्राचीन युग में शुरू हुआ था। इसका पता प्राचीन अंडरवर्ल्ड युग से भी लगाया जा सकता है। ये वास्तव में अकल्पनीय है। ये युवा शिष्य एकत्रित होकर अतीत के सभी रहस्यों के बारे में बात करते थे। स्वाभाविक रूप से वे साधना की समस्याओं के बारे में भी बात करते थे। कुछ समय बाद सभी ने साधक के संविधान की समस्या को उठाया। कई साल पहले पूर्वी बंजक क्षेत्र में एक अफवाह फैली थी कि एक दिव्य शरीर प्रकट होने वाला है और एक से अधिक मामले थे। सभी ने एक साथ जी हाओयू को देखा और उससे पूछा कि क्या वह किसी और को जानता है।
इस प्रक्रिया के दौरान कई लोगों ने ये फैन को भी देखा। उन्हें लगा कि इस युवा का भी ऐसा ही शरीर हो सकता है। 2 लोग होने चाहिए। जहां तक मुझे पता है, दूसरा व्यक्ति पूर्वी बंजक क्षेत्र में जियांग परिवार में है। जी हाओ यू ने उत्तर दिया। जियांग परिवार जियांग नदी के तट पर बसा एक प्राचीन परिवार था। इसके नाम ने पूर्वी बंजक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और यह कभी नहीं गिरा। यह इस विशाल भूमि में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। ये फैन को तुरंत लिटिल टिंगटिंग और अंकल जियांग का ख्याल आया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे जियांग परिवार में जाने के बाद ठीक हैं और क्या उन्हें वहां की जिंदगी की आदत है। ओरिजिन प्राचीन खदान, जियांग परिवार और जैड झील पवित्र भूमि सभी पूर्वी बंजक क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में थे। ये फैन ने बहुत पहले ही वहां जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वह कभी नहीं जा पाया था। इस बारे में बात करते हुए अभी भी एक दुश्मन था जिससे उसे सावधान रहने की जरूरत थी, और वह था जियांग येचेन। अपने पास मौजूद खजाने को छीनने के लिए उसने जियांग परिवार के शूरवीरों को हजारों मील तक उसका पीछा करने के लिए भेजा था, जिससे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सोचते हुए ये फैन खुद को थोड़ा विचलित महसूस करने से नहीं रोक सका। उसे लगा कि अब जाने का समय आ गया है। ताइक्सुआन में रहना वास्तव में अच्छा नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटे भाई ये का भी दिव्य शरीर है। इतने में एक लड़की बोली। सबकी नजरें उस ओर लगी हुई थी। बहुत से लोग जवाब जानना चाहते थे। यदि मेरे पास दिव्य शरीर होता तो क्या मैं इतना स्वतंत्र और उन्मुक्त होता? मैं तो बहुत पहले ही भाई जी की तरह छिप गया होता। दिव्य शरीर के बिना मेरे लिए सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाना मुश्किल होगा। ये फैन की अभिव्यक्ति शांत थी और वह बहुत शांत दिख रहा था। ये सच है। किसी ने सिर हिलाया। ये और भी चौंकाने वाली बात है। छोटे भाई ये, अगर आपके पास दिव्य शरीर नहीं है तो आपने अपने भौतिक शरीर से भाई हाओ यू की सर्वोच्च दिव्य शक्ति को कैसे रोका? सियान रंग की लड़की ने फिर पूछा। वह शियाओयाओ स्कूल की एक प्रतिभाशाली शिष्या थी। उसका नाम ली यू था। शियाओयाओ स्कूल यहाँ से 60,000 मील दूर था, दर्जनों देशों की दूरी पर। यह इस क्षेत्र में एक सुपर संप्रदाय भी था। ये केवल एक पवित्र भूमि से नीचे था और ताइक्सुआन के बराबर स्तर पर हो सकता था। यह एक लंबी कहानी है। हो सकता है कि इसका संबंध बचपन में खाए गए एक खास फल से हो। मेरे साथ कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन्हें समझ पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ये फैन जानता था कि मुसीबत आने वाली है। उसे बिना देर किए जल्द से जल्द वहां से निकल जाना था। हुआ यूनिफे ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक और गाना बजाने दो ताकि सभी को पीने में मदद मिले। उसने विषय बदल दिया और सियान में लड़की को कोई और सवाल पूछने नहीं दिया। घास पर बैठे सभी लोग शराब पीते और मस्ती से बातें करते रहे। सभी को अपनी सीमा का पता था और वे ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे। गुकिन की ध्वनि ऊंचे पहाड़ों और बहते पानी की तरह गूंज रही थी। ये चांद के दिव्य गीत की तरह था जिसने सभी को मदहोश कर दिया था। ये कहना जरूरी था कि हुआ यूनिफे का कौशल पद के करीब था। उसकी फुर्तीली उंगलियों के नीचे गुकिन के तारों को छेड़ा गया, जिससे सभी प्रकार की अद्भुत ध्वनियां पैदा हुई। ये वास्तव में एक मनोरम दृश्य की रूपरेखा तैयार करता है। ये ध्वनि पहाड़ों की गहराई में बहते स्वच्छ झरने जैसी थी। यह कोमल और धीमी थी, चीड़ की जड़ों की पतली धारा की तरह। ध्यानपूर्वक सुनने पर एक आनंद की अनुभूति स्वतः ही उत्पन्न हो गई। लय लंबी और धीमी थी, जैसे चलते हुए बादल और बहता हुआ पानी। उसके बाद गुकिन की आवाज हल्की सी सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे रात का पर्दा नीचे खींच दिया गया हो। चांदनी चमक उठी और आसमान हल्का सा दिखाई देने लगा। जैड झील दिखाई दी। परियां सुंदर और मनोहर थी, हवा और लहरों पर सवार होकर आसमान में नाच रही थी। उनके हाव भाव भावपूर्ण थे और लय बह रही थी। गाना खत्म होने के बाद सभी ने पाया कि घास के आसपास के सभी फूल खिल गए थे। हवा में खुशबू की लहरें फैल गईं। गुकिन की आवाज में वास्तव में एक रहस्यमय शक्ति थी, जिसके कारण एक ही समय में सैकड़ों फूल खिल गए। सभी ने प्रशंसा में ताली बजाई। याओ गुआन की संत ये फैन से बहुत दूर नहीं थी। वह खिलते हुए दिव्य कमल की तरह थी। उसकी त्वचा चमकती और पारदर्शी थी और उसकी मुस्कान मीठी थी। वह चमकीले चांद को ढंकने वाले पतले बादल की तरह थी, जैसे एक कोमल हवा जैड फूल को सहला रही हो। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में पानी भर आया। वह मन मन मुस्कुराए और बोली, छोटे भाई ये, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। ये फान का दिल द्रवित हो गया और उसने कहा, क्या दूसरे लोग मेरे लिए चीजें मुश्किल बना देंगे? शायद। आखिरकार आपकी काया बहुत खास है। शायद कोई आपको मेहमान के तौर पर आमंत्रित करना चाहता हो। याओ गुआंग संत के दांत सेट जैसे थे और उसका चेहरा गुलाबी और नम था। उसने नजर घुमाई और बहुत आकर्षक लग रही थी। मैं बस शांति से साधना करना चाहता हूँ। मैं परेशान नहीं होना चाहता, ये फैन ने उदासीनता से कहा। कोई बात नहीं। अगर कोई समस्या होगी तो मैं उसे सुझाने में आपकी मदद करूंगा। मुझे विश्वास है कि कोई भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। याओ गुआंग की संत ने जैतून की शाखा आगे बढ़ाई। वह सुंदर थी और उसका आकार परी जैसा था। वह मोती की तरह थी जो प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी और यह बहुत आकर्षक था। ये फैन को तुरंत समझ आ गया कि वह उसे भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। इस समय जीजीयू की आंखें चमक उठी और उसने धीरे से कहा, यह मामला खत्म होने के बाद मेरा भाई आपको जी परिवार में आमंत्रित करना चाहता है। इसकी तुलना में जी हाओ यू अधिक प्रत्यक्ष था। उसने कहा कि वह ये फैन को जी परिवार में आमंत्रित करना चाहता था। उसके पास बहुत सारे सवाल थे। अगर वह ये फैन की काया को नहीं समझता तो वह शांत नहीं हो पाता। अगर कोई और होता तो वे इन दो शक्तिशाली ताकतों द्वारा चुने जाने पर खुश होते। हालांकि ये फैन को सिरदर्द महसूस हुआ। वह पवित्र भूमि और पूर्वजों के कबीले में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता था। अन्यथा वह ग्रीन कॉपर पीस को रखने में सक्षम नहीं होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्पष्ट रूप से उसके शरीर का पता लगाना चाहते थे, जो पूरी तरह से शर्मनाक था। यदि पुनर्जन्म के सागर की खोज की गई तो उसके सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ली रुओयू ने एक बार उसे चेतावनी दी थी कि वह पूर्वजों के पवित्र शरीर को उन ताकतों के सामने उजागर न करे जिन्होंने इसे पुरातन युग से विरासत में प्राप्त किया था। इस समय याओ गुआन संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये, क्या आप बाद में मेरे साथ टहलने चल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। उसी समय जी हाओयू की आंखें चमक उठी। उसने व्यक्तिगत रूप से ये फैन से मानसिक रूप से कहा, मैं तुम्हें जी परिवार में अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। उसी समय कई दिव्य चेतनाएं ये फैन के पास अपनी सद्भावना व्यक्त करने आई और उसे आगे बात करना चाहती थी। ये फैन को पता था कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी। उसने धैर्यपूर्वक और लापरवाही से समय बचाने की कोशिश की। जी हाओयू, आपके पास एक दिव्य शरीर है। आप बिना किसी कारण के मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं और इतनी परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? ये फैन ने खुद से कहा। उसे नहीं पता था कि जी हाओयू का दिव्य शरीर उत्तेजित था और उसे उसकी परीक्षा लेनी थी। अभी मुझे पानी को गंदा करना है ताकि वे मेरी ओर ध्यान न दें। मुझे एक सनसनीखेज घटना बनानी है और अराजकता में छोड़ना है। ये फैन ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक अपना सिर उठाया और कहा, हर कोई, शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्वी बंजक क्षेत्र को हिला देने वाली कोई बड़ी घटना होने वाली है। क्या ऐसा है? याओ गुआन संत के काले बाल हवा में नाच रहे थे। उसका चेहरा जेड जैसा था और उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे लगता है कि यहाँ हर किसी को कांस्य देवता महल के बारे में सुनना चाहिए था। अब जब ये फिर से प्रकट हुआ है। ये फैन ने सभी को चौंकाने की ठानी। कांस्य देवता महल को अमर बनने का अवसर मिला। इसे पूर्वी बंजक क्षेत्र के इतिहास में दर्ज किया गया। हर बार जब ये दिखाई देता तो ये पूर्वी बंजक क्षेत्र को हिला देता और बड़ी लहरें पैदा करता। अद्वितीय गुरु वहां पतंगों की तरह आग की ओर चले जाते।